हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ सीईटी सीरीज। ये हमारा सेकेंड लेक्चर है ऑसिलेशन ये चैप्टर का। कल मैंने ऑसिलेशन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया था, तो इसी ऑसिलेशन चैप्टर का सेकेंड पार्ट है। बस इस लेक्चर में थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि ये लेक्चर में मैंने इतने सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, तो ये लेक्चर एक्चुअली कॉन्सेप्ट वाइज बहुत बड़ा होने वाला है। तो इसीलिए मैंने इस लेक्चर में एमसीक्यूज नहीं कवर किए हैं। एमसीक्यूज के लिए मैं कल दूसरा लेक्चर डालूंगा, जिसमें हम लोग इन्हीं टॉपिक पे बेस्ड सारे एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम विल स्टार्ट विद आवर टुडेज लेक्चर। तो हमारा आज का ये जो टॉपिक्स है, ये टॉपिक्स तुम लेक्चर पॉज करके एक बार पढ़ लो। इसके मैंने टाइम स्टैम्प्स भी डाले हैं, तो तुम अकॉर्डिंगली उस टॉपिक पे जा सकते हो। तो हमारा पहला जो टॉपिक है दैट इज कंपोजिशन ऑफ 2SHM, है ना। कंपोजिशन ऑफ 2SHM। अब कंपोजिशन ऑफ 2SHMs का मतलब क्या है? जब 2 SHMs होती है, देखो कंडीशन देखो यहां पे, है ना। कंडीशन क्या है? कंपोजिशन की कंडीशंस क्या है कि हमारे पास में 2 SHMs चाहिए, है ना। हमको 2 SHMs चाहिए सेम स्ट्रेट लाइन पे। यानी एक ही लाइन पे चाहिए। और तीसरा कि दोनों का टाइम पीरियड सेम होना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? एक ही लाइन पे 2 SHM परफॉर्म हो रही है, ओके, उनका टाइम पीरियड सेम है। हाँ, एम्पलीट्यूड अलग अलग रह सकते हैं, इनिशियल फेज भी अलग अलग रह सकते हैं। तब ये जो दोनों SHMs है, इनका अगर हम लोग मोशन कंबाइन करते हैं, तो वो टॉपिक को हम लोग कहते हैं कंपोजिशन ऑफ SHM। ठीक है, क्लियर? तो चलो हम लोग 2 SHMs कंसिडर करते हैं। हमारे 2 SHMs कौन से हैं? पहला SHM है जिसका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन x1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा 1, है ना। तो पहले SHM का एम्पलीट्यूड कितना है? a1, इनिशियल फेज कितना है? अल्फा 1। ठीक है, दूसरा SHM कंसिडर करते हैं जिसका एम्पलीट्यूड कितना है? a2। टाइम पीरियड सेम है तो ओमेगा भी सेम रहेगा, बस इसका इनिशियल फेज अलग है, तो अल्फा 2। समझा? तो यहां पे अगर मैं तुमको पूछूं कि इनका फेज क्या है, पहले वाले का फेज क्या है ना। पहले वाले का फेज कितना है? ओमेगा टी प्लस अल्फा 1, ये पूरा फेज है। दूसरे वाले का फेज क्या है? ओमेगा टी प्लस अल्फा 2। तो मुझे एक बात बताओ, दोनों में फेज डिफरेंस कितना रहेगा? डिफरेंस करो इन दोनों का, ओमेगा टी प्लस अल्फा 1 माइनस ओमेगा टी माइनस अल्फा 2। तो यह आंसर आ जाएगा अल्फा 1 माइनस अल्फा 2। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फेज डिफरेंस। ये फॉर्मूला किसका है? फेज डिफरेंस का। अब एक बात ध्यान में दो कि जब ये 2 SHMs कंबाइन होंगी, है ना, ये कंबाइन होगी, तो जो रिजल्टेंट मोशन रहेगा इन दोनों SHMs का जो रिजल्टेंट मोशन रहेगा, है ना, वो भी क्या रहेगा? एक SHM ही रहेगा। ये याद रखना है तुमको। ठीक है, क्योंकि ये सीईटी का लेक्चर है, तो मैं यहाँ पे डेरिवेशंस में नहीं जा रहा हूं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ इसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। 2 SHMs को कंबाइन करेंगे तो उनका रिजल्टेंट मोशन क्या है? SHM। अब क्योंकि रिजल्टेंट मोशन SHM है, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो रहेगा R साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, वेयर दिस R that is known as resultant amplitude, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। एंड दिस डेल्टा इज नोन एज रिजल्टेंट इनिशियल फेज। ठीक है, क्लियर? अब हमारा एम है ये R और डेल्टा का इक्वेशन बनाना। तो इसका डेरिवेशन हमारे बोर्ड्स के सिलेबस में दिया हुआ है। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो रहेगा R, उसका फॉर्मूला जो है वो आएगा स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 कॉस ऑफ अल्फा 1 माइनस अल्फा 2, है ना। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। ओके, a1 पहले वाले का एम्पलीट्यूड, a2 दूसरे वाले का एम्पलीट्यूड, और अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 उनका क्या है? फेज डिफरेंस। ओके, या इनिशियल फेज का डिफरेंस।
इनिशियल फेज डिफरेंस बोल दो या फिर फेज डिफरेंस बोल दो, क्योंकि वो एक ही है दोनों केस में। इस केस में वो एक ही है, ठीक है। अब अगर हम लोग इसके डेल्टा की बात करें, डेल्टा इज रिजल्टेंट इनिशियल फेज, तो इट कम्स आउट टू बी tan इनवर्स A1 sin अल्फा 1 प्लस A2 sin अल्फा 2 अपॉन A1 cos अल्फा 1 प्लस A2 cos अल्फा 2। ये हो गया इसका रिजल्टेंट इनिशियल फेज का इक्वेशन। आई होप सभी को ध्यान में आया होगा। ये दोनों इक्वेशंस के डेरिवेशन हमारे बोर्ड्स के बुक में दिए हुए हैं, ठीक है। लेकिन मेरा सजेशन है इसके अंदर जो स्पेशल केसेस हैं वो याद रखो। ठीक है, अब पहला केस क्या है, अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 जीरो है ना। अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 कितना है, जीरो। तो अगर अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 कितना है, जीरो, तो वी कैन राइट डाउन एज कि यहां पे आर का जो वैल्यू है वो आएगा A1 प्लस A2 क्योंकि cos 0 1 होगा, ठीक है। दूसरा है अल्फा 1 माइनस अल्फा 2, ओके, इसकी वैल्यू है 180 डिग्री पाई। तो उस केस में रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो आएगा वो आएगा A1 माइनस A2, है ना। तीसरा है कि अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 ये 90 डिग्री है, ठीक है। फेज डिफरेंस उनके बीच का, दो एसएचएम्स के बीच का फेज डिफरेंस, इनिशियल फेज डिफरेंस 90 डिग्री है। तो आर का वैल्यू आएगा स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, ठीक, क्लियर। चौथा जो आएगा वो आएगा अल्फा 1 माइनस अल्फा 2, है ना, ये जीरो है। A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A है, एम्पलीट्यूड सेम है, यानी इसी का ये स्पेशल केस हो गया। तो यहां पे R की वैल्यू आ जाएंगे 2A। सेम इसके लिए पांचवा आएगा और छठवा भी आएगा, है ना। तो अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 180 डिग्री आएगा और A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A आएगा। तुमको फिफ्थ केस के लिए एम्पलीट्यूड बताना है क्या आ रहा है, ये तुम्हारा होमवर्क है ना। ये होमवर्क लिख देता हूं मैं यहां पे। और अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 की वैल्यू 90 डिग्री है और A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A है। तो R का वैल्यू यहां पे भी बताना है, ये तुम्हारा होमवर्क है ना। अब इसके ना एक तरीके का क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, ओके वो मैं यहां पे एज अ कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन काफी बार आ चुके हैं प्रीवियस ईयर्स में, ठीक है। और वो कॉन्सेप्ट है कि हमको एसएचएम का इक्वेशन दिया होता है, ये ऐसा A साइन ओमेगा टी प्लस B कॉस ओमेगा टी, ठीक है। जब तुमको इस तरीके का इक्वेशन दिखे तो ये कंपोजिशन ऑफ एसएचएम का क्वेश्चन है, ये ध्यान में रख लो, है ना। क्योंकि इसमें एक एसएचएम है A साइन ओमेगा टी और दूसरी एसएचएम है B कॉस ओमेगा टी, ठीक है। तो ये दो एसएचएम का कॉम्बिनेशन है, मतलब ये किसका कॉन्सेप्ट है, कंपोजिशन ऑफ एसएचएम, ठीक है, क्लियर हुआ। अब यहां पे तुम अगर ध्यान से देखोगे तो एक एसएचएम साइन ओमेगा टी है, दूसरा एसएचएम में कॉस ओमेगा टी है। तुमको पता होना चाहिए साइन और कॉस इनके बीच में फेज डिफरेंस जो है वो 90 डिग्री का होता है ना। फेज डिफरेंस कितने का होता है, 90 डिग्री का। तो मतलब ये वाला केस है वो, ओके, ये वाला केस है, ओके। तो यहां पे हम लोग जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड रहेगा वो रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ पहले वाले का एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, पहले वाले एसएचएम का एम्पलीट्यूड क्या है A, उसका स्क्वायर, दूसरे वाले का एम्पलीट्यूड क्या है B, उसका स्क्वायर। तो ये शॉर्टकट तुमने याद रख लेना, ठीक है, ये शॉर्टकट याद रखो। अब इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस आएंगे मैं कोशिश करूंगा उसको अगला जो अपना एमसीक्यू का लेक्चर है उसमें कवर करूं, ओके, तो वहां पे मैं कवर कर लूंगा, ठीक है। चलो क्लियर हुआ सबको ये कंसेप्ट, तो ये इसको एज अ कॉन्सेप्ट याद रखो, ठीक है। तो ये हुआ हमारा पहला टॉपिक, दैट इज कंपोजिशन ऑफ टू एसएचएम्स, ठीक है। अब आता है ऑसिलेशंस ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। ऑसिलेशंस ऑफ स्प्रिंग के बारे में हमको क्या पता है ना। ये एक रिजिड सपोर्ट है,
उस पे ये स्प्रिंग है और उसको हम लोगों ने m मास लगाया। ये स्प्रिंग जो है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो क्या है, k। अभी क्या होगा ना ये मास ये डायरेक्शन में ऊपर नीचे मूव करेगा, तो इसके होंगे ऑसिलेशंस। तो हर ऑसिलेशन का टाइम पीरियड होता है, तो ये जो ऑसिलेशन होंगे इसका टाइम पीरियड है 2 पाई रूट m/k। तो ये फॉर्मूला तुमको याद रखना है। तो जो भी स्प्रिंग ऑसिलेट करता है उसका टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ m/k। m बोले तो वो मास जो हम लोगों ने लगाया, k बोले तो स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, क्लियर विद दिस। अब यहां पे ना अलग अलग कंसेप्ट है। ठीक है, एक है स्प्रिंग्स इन सीरीज का, है ना। स्प्रिंग्स इन सीरीज यानी स्प्रिंग्स एक के पीछे एक लगाए। डायग्राम बताता हूं, ऐसा। तो दो स्प्रिंग्स लगाए, दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग है। दूसरा डायग्राम या ऐसा भी हो सकता है, ऐसा टेढ़ा लगाया, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k1, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k2। ठीक है, तो इस केस में जो टाइम पीरियड रहेगा वो रहेगा 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ m अपॉन k इफेक्टिव। क्या बोला मैंने, यहां पे क्या लिखा, 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ m/k है ना, तो बस k की जगह मैंने लिखा k इफेक्टिव। तो तुमको पता होनी चाहिए k इफेक्टिव की वैल्यू। दो स्प्रिंग्स है तो k इफेक्टिव का फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट अपॉन एडिशन। फॉर्मूला क्या है, प्रोडक्ट अपॉन एडिशन, स्प्रिंग कांस्टेंट्स का प्रोडक्ट अपॉन स्प्रिंग कांस्टेंट का एडिशन। क्लियर विद दिस, समझा सबको। तो ये हो गया स्प्रिंग्स इन सीरीज का कंसेप्ट। अब बारी आती है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, दैट इज स्प्रिंग्स इन पैरेलल। ठीक है, अब स्प्रिंग्स इन पैरेलल का क्या कंसेप्ट है। स्प्रिंग्स इन पैरेलल का मतलब वो होता है जब दो स्प्रिंग्स है ना, 2 स्प्रिंग्स है ना, या फिर बहुत सारे स्प्रिंग्स, दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, है ना। वन एंड मास को लगा है और अदर एंड रिजिड सपोर्ट को लगा है। यानी रिजिड सपोर्ट और मास के बीच में अगर सारे स्प्रिंग्स कनेक्टेड है, रिजिड सपोर्ट और मास के बीच में सारे स्प्रिंग्स कनेक्टेड है, तो वो हो गए स्प्रिंग्स इन पैरेलल। अब ऐसा क्यों लिखा मैंने तुमको समझाता हूं, क्योंकि क्या होता है ना, बहुत से बार अपने में मिसकंसेप्शन होता है, ऊपर नीचे आजू बाजू ये हो गए स्प्रिंग्स इन पैरेलल। ध्यान देना, है ना। इस कॉन्सेप्ट के लिए मैंने लिख के दिया है। चलो ठीक है, समझाता हूं, देखो। मेरे को बताओ, क्या ये स्प्रिंग्स इन पैरेलल है? यस, क्योंकि दोनों का एक एंड मास को है, दूसरा एंड सपोर्ट का है, तो ये स्प्रिंग्स इन पैरेलल हो गए। ये यहां नहीं ड्रॉ कर दो। क्या ये भी स्प्रिंग्स इन पैरेलल हो गए? यस, क्योंकि दोनों स्प्रिंग्स का एक एंड मास को और दूसरा एंड सपोर्ट को लगा है। ठीक है, अब पता है तुमको, ये कॉम्बिनेशन भी स्प्रिंग्स इन पैरेलल है। नहीं सर, ये तो स्प्रिंग्स इन सीरीज हुआ, ये देखो एक के नीचे एक कनेक्टेड है। नहीं, यहां पे फर्क है, बीच में मास है, ये स्प्रिंग्स इन सीरीज नहीं हुआ। ध्यान देना बेटा, क्वेश्चन में अगर ऐसा आता है तो कंसिडर इट एज पैरेलल। कैसे पैरेलल में हुआ? देखो, क्योंकि डेफिनेशन क्या होती है पैरेलल की, कि एक एंड मास को दूसरा एंड सपोर्ट को। देखो, ये स्प्रिंग का एक एंड मास को दूसरा एंड सपोर्ट को, एक एंड मास को, ये स्प्रिंग का एक एंड मास को दूसरा एंड सपोर्ट को, मतलब दिस इज स्प्रिंग इन पैरेलल। वैसा ही एक और डायग्राम यहां पे, ये भी क्या हुआ, स्प्रिंग्स इन पैरेलल। ठीक है।
तो टाइम पीरियड क्या होगा यहाँ पे, अगेन टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ m बाई के इफेक्टिव लिखूंगा, लेकिन यहां पे के इफेक्टिव की वैल्यू होंगी k1 प्लस k2। जैसे यहां पे के इफेक्टिव की वैल्यू क्या आई थी, k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2, यहां पे आएंगी k1 प्लस k2। ठीक है, चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट कलर ले लेता हूं मैं, ये व्हाइट ले लेते हैं। ठीक है, ओके नाउ एक और चीज याद रखो, स्प्रिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग कांस्टेंट, सॉरी, K is inversely proportional to the length of the spring। ठीक है, जो स्प्रिंग है वो जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है वो उसके लेंथ को इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इस पे बेस्ड, ये कॉन्सेप्ट पे भी बेस्ड क्वेश्चन आ चुके हैं सीईटी में। ओके देखो, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक स्प्रिंग है ना, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है और लेंथ है L। ठीक, तो इसको अपन ने दो पार्ट में काटा है ना, ऐसे यहां से कट कर दिया, तो यहां पे एक स्प्रिंग ऐसा बना और दूसरा स्प्रिंग ऐसा बना, सच दैट इसकी लेंथ जो है, लेंथ का रेशो है ना, L1 और L2 है, लेंथ का रेशो है ना, ये 1:2 है। कितना है, 1:2। ठीक है, तो इनके स्प्रिंग कांस्टेंट क्या क्या रहेंगे? ओके, इनके स्प्रिंग कांस्टेंट क्या क्या रहेंगे ये अपने को निकालना है। ठीक है, तो चलो इसको कैसे सॉल्व करते देखते हैं अपन, है ना। ये तरीके के क्वेश्चन को अपन कैसे सॉल्व करेंगे। नाउ इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। यहां पे मैं क्या करूंगा, कॉम्पोनेंडो लगाऊंगा। कॉम्पोनेंडो यानी क्या, L1 प्लस L2 अपॉन L2 इज 1 प्लस 2 अपॉन 2 विच इज 3/2। लेकिन बेटा L1 प्लस L2 यानी कितना होता है, L। तो L अपॉन L2 कितना हो गया, 3/2 है ना। अब क्योंकि K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L है, तो K अपॉन K2 इज L2/L, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जिस स्प्रिंग की लेंथ कितनी है L, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है K, जिसकी लेंथ कितनी है L2, उसका लेंथ कितना है, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है K2 है ना। अब यहां पे अगर देखेंगे L/L2 3/2 है, तो L2/L कितना हुआ 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहां से K2 का वैल्यू कितना बन गया 3 K/2, ये आ गया K। समझा। सिमिलरली अगर अपन ने सॉल्व किया किसके लिए, L1 के लिए। ओके, अब यहां पे अपन क्या कर सकते हैं, L2/L1 लिख सकते हैं। ये कितना है 2/1। कॉम्पोनेंटो लगाया, L2/L1 अपॉन L1 इज 2 + 1/1 विच इज 3/1। लेकिन L2 + L1 यानी टोटल लेंथ है स्प्रिंग की, तो दिस कैन बी रिटन एज L/L1। सिमिलरली मैं अगर बात करूं K अपॉन K1, जैसे K अपॉन K2 L2/L1 लिखा, तो K/K1 क्या लिखूंगा, L1/L है ना, जिसकी वैल्यू कितनी है 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो K1 का वैल्यू आया 3K, तो K1 का वैल्यू आ गया 3K। ये मैंने जस्ट एक एग्जांपल लिया है, इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, है ना, तो ध्यान में रखना। ठीक है, क्लियर। अब आता है एनर्जीज इन एसएचएम। ठीक है, देखो अब कोई भी बॉडी एसएचएम परफॉर्म कर रही है स्प्रिंग के मदद से, थोड़ी देर के लिए अज्यूम करो स्प्रिंग के मदद से, तो स्प्रिंग खींचे जा रहे हैं। तो जब स्प्रिंग खींचे जाते हैं तो उसमें आती है पोटेंशियल एनर्जी। जब स्प्रिंग खींचे जाता है तो उसमें आती है पोटेंशियल एनर्जी, और बॉडी मोशन में है, एसएचएम में मोशन में है, तो उसमें आएगी कौन सी, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो चलो हम लोग पहले शुरुआत करते हैं काइनेटिक एनर्जी से, है ना। काइनेटिक एनर्जी कितनी, वेलोसिटी का फॉर्मूला है ω√a² - x², वो प्लस माइनस आता है, मैं छोड़ दे रहा हूं, भी मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, 12mv²। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया 12m ω² ब्रैकेट में a² - x², ये पहला फॉर्मूला हो गया। लेकिन तुमको पता है
एम ओमेगा स्क्वायर ये के होता है स्मॉल के, तो काइनेटिक एनर्जी का दूसरा फॉर्मूला बन गया हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी का जो ग्राफ है वो पैराबोला का आएगा, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस एक्स का ग्राफ वुड बी द ग्राफ ऑफ पैराबोला। ठीक है, तो के ई वर्सेस एक्स ग्राफ ये एक पैराबोला रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब एट मीन पोजीशन एक्स की वैल्यू कितनी है 0, एट एक्सट्रीम पोजीशन है ना, ये एक्सट्रीम पोजीशन, इसको सही से लिख देता हूं, एट एक्सट्रीम पोजीशन एक्स की वैल्यू प्लस माइनस ए, सॉरी, सब्स्टिट्यूट किया यहां पे, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बन गया हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और यहां पे काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू हो गया 0। ये हो गई इसकी मैक्सिमम वैल्यू और ये हो गई इसकी मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में इतनी बातें तुमको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। ठीक है, जो पोटेंशियल एनर्जी होता है ना, वो डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लिखता हूं यहां पे, क्योंकि उसका डेरिवेशन है वो हम लोग डिराइव नहीं कर रहे हैं, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो ये पहला फॉर्मूला जो तुमको याद रखना है। ठीक है, अगेन यहां पे भी मैं एम ओमेगा स्क्वायर के जगह के लिख सकता हूं, तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर। अब पोटेंशियल एनर्जी में भी एक्स स्क्वायर की टर्म आई, तो इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स का जो ग्राफ है ये क्या है, अगेन पैराबोला है ना, क्लियर। अगेन मीन पोजीशन पे है ना, एट मीन पोजीशन एक्स की वैल्यू 0 है, एट एक्सट्रीम पोजीशन एक्स की वैल्यू प्लस माइनस ए है। ये वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट किया तो हमको पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मिला हाफ, सॉरी यहां पे तो 0 आ जाएगा, और यहां पे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू हुई और ये इसकी मिनिमम वैल्यू हुई। ठीक है, क्लियर विद दिस। अब बारी आती है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, विच इज टोटल एनर्जी। ठीक है, टोटल एनर्जी। अब टोटल एनर्जी क्या होता है? टोटल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, है ना। टोटल एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला है, पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला है, तो टोटल एनर्जी दोनों का एडिशन किया तो वो आई हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अब टोटल एनर्जी में हाफ आया, एम आया, ओमेगा आया, ए आया, लेकिन एक्स आया क्या? नहीं। तो इसका मतलब टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो अगर इसके ग्राफ पूछे हमको, है ना, तो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू प्लस ए, x इक्वल टू माइनस ए, और यहां पे एनर्जी प्लॉट किया, है ना, और ये पॉइंट को बोला हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ओके, तो ग्राफ कैसे आएंगे, है ना। देखो यहां पे मैंने काइनेटिक एनर्जी किससे बनाया था? ऑरेंज कलर से, तो ऑरेंज कलर से बनाऊंगा इसका ग्राफ। काइनेटिक एनर्जी जो है मैक्सिमम कहां पे है? मीन पोजीशन पे, और एक्सट्रीम पोजीशन पे कितनी है? 0, है ना। तो ये ग्राफ पैराबोला है, यानी कर्व आएगा ऐसा। तो ये ग्राफ हुआ काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी मैंने ग्रीन कलर से बनाई थी, तो यहां पे भी ग्रीन कलर से ही बनाऊंगा। पोटेंशियल एनर्जी जो है ये कहां पे थी? 0,
मेन पोजीशन पे और एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम थी, ये इतनी थी। तो वो ग्राफ आएगा कुछ इस तरीके से। टोटल एनर्जी मैंने व्हाइट कलर से लिखा, तो इसका भी ग्राफ व्हाइट कलर से। टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, तो डिस्प्लेसमेंट कैसी भी चेंज हो जाओ, ये टोटल एनर्जी का ग्राफ है। तो ये हो गई टोटल एनर्जी, और ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी। अब एग्जाम में एक आधे को कंफ्यूजन होता है ना, कि कौन सा ग्राफ। देखो टोटल एनर्जी का तो कंफ्यूजन नहीं, वो स्ट्रेट लाइन है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में कंफ्यूजन होता है ना। देखो कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए है ना, ट्रिक बताता हूं, है ना, इसका एक ट्रिक बताता हूं। पोटेंशियल एनर्जी के लिए जो लेटर यूज होता है फिजिक्स में, वो कौन सा है? यू। तुमने पढ़ा होगा वर्क पावर एनर्जी या बहुत जगह पे। पोटेंशियल एनर्जी के लिए लेटर क्या होता है? यू। तो इसका ग्राफ भी देखो यू शेप का है। ये ट्रिक है याद करने का, ये टेक्निक नहीं है, मतलब ये लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है उसका। दिस इज द ट्रिक टू रिमेंबर पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ, है ना। देखो पोटेंशियल एनर्जी ये शेप का है, मतलब कौन सा शेप का? यू शेप का, है ना। ये ट्रिक है याद करने के लिए। ठीक है। अब इसके अंदर ना एक और कॉन्सेप्ट है, वो पूछते, देखो ये मैंने देखा है, ये क्वेश्चंस मैंने देखे इसलिए मैंने उसको इंक्लूड किया है ना। पूछते हैं फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी विच इज काइनेटिक एनर्जी, है ना। फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी विच इज काइनेटिक एनर्जी, ये पूछते हैं। तो उसके लिए तुम याद रखो, तुमको पूछा है KE अपॉन TE, फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी। फ्रैक्शन यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में टोटल एनर्जी, विच इज काइनेटिक एनर्जी यानी न्यूमरेटर में काइनेटिक एनर्जी। तो सिमिलरली मैं क्या लिख सकता हूं? फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी विच इज पोटेंशियल एनर्जी। तो तुमको क्या पूछा है? पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टोटल एनर्जी। सभी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए यहां पे, है ना। काइनेटिक एनर्जी का ये वैल्यू, टोटल एनर्जी का ये वैल्यू, पोटेंशियल एनर्जी का ये वैल्यू, तो हमको मिलेगा यहां पे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और यहां पे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। वैल्यूज सब्स्टिट्यूट किए तो ये आ जाएंगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था एनर्जीज इन एसएचएम का, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, विच इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल पेंडुलम, है ना। सिंपल पेंडुलम यानी क्या? एक रिजिड सपोर्ट से एक स्ट्रिंग को एक हैवी स्पीयर लगाया, जिसको हम लोग बॉब कहते हैं, है ना। इसको यहां पे ऐसा लाया, है ना, कुछ एंगल पे लाया, बहुत छोटे एंगल पे, और छोड़ दिया, तो वो इधर जाएगा फिर इधर आएगा, है ना, और वो ऑसिलेट करेगा। तो ये ऑसिलेशन एक्सट्रीमली सॉरी, ये ऑसिलेशन को हम लोग कहते हैं सिंपल पेंडुलम, है ना। ये जो चीज है इसको हम लोग कहते हैं सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम में जब थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, जो बॉब का मोशन है ना, बॉब्स मोशन, उसको हम लोग लीनियर एसएचएम कह सकते हैं। सर ये लीनियर एसएचएम क्या है? ये तो पहली बार आ रहा है शब्द पूरे इसमें। जो अभी तक हम लोग एसएचएम पढ़ते आए, एक लाइन पे एसएचएम, उसको हम लोग कहते हैं लीनियर एसएचएम, ठीक है। तो ये हो गया लीनियर एसएचएम। अब क्योंकि यहां पे लीनियर एसएचएम है, तो सारे इक्वेशंस लगा के लीनियर एसएचएम क्या, हम लोग टाइम पीरियड निकालते हैं इसका। तो इसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 2 पाई रूट L बाई जी। L यानी क्या है? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। 2 पाई रूट L बाई जी। L यानी क्या है? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। G यानी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। तो यानी इसका मतलब क्या है? टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट L, है ना। यानी टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन लेंथ, है ना। यानी अलग अलग लेंथ के सिंपल पेंडुलम के लिए अलग अलग टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट जी, यानी इसका मतलब टाइम पीरियड इज
डिफरेंट ऑन डिफरेंट प्लैनेट्स, है ना। अलग अलग प्लैनेट पे अलग अलग टाइम पीरियड होते हैं, ओके। यानी अर्थ पे अलग अलग है, मून पे अलग है, मार्स पे अलग है, प्लैनेट टू प्लैनेट टाइम पीरियड चेंज होता है। क्लियर विद दिस? हाँ, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है टी डज नॉट डिपेंड ऑन, पहला मास ऑफ बॉब और दूसरा एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन, है ना। यानी ये जो डिस्टेंस है एम्पलीट्यूड, मास और एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता है, तो ये याद रखना, ओके। टाइम पीरियड बॉब के मास पे और बॉब का जो ऑसिलेशन है उसके एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। क्लियर विद दिस? नाउ अगर सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड अगर 2 सेकेंड्स है, फिक्स 2 सेकेंड्स, यानी ये ऐसा एक ऑसिलेशन समझा क्या? यहां से यहां, वापस यहां, फिर यहां, फिर यहां, इसको बोलेंगे एक ऑसिलेशन। उसका टाइम पीरियड अगर 2 सेकेंड्स है तो उसको हम लोग सेकेंड्स पेंडुलम कहते हैं। क्या कहते हैं? सेकेंड्स पेंडुलम। और सेकेंड्स पेंडुलम का टाइम पीरियड फिक्स होता है। फिर सेकेंड्स पेंडुलम चाहे अर्थ पे रहे, मून पे रहे या कोई भी प्लेनेट पे रहे, हर प्लेनेट पे उसका टाइम पीरियड कितना है? 2 सेकेंड्स। तो अगर उसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड्स है तो उसका लेंथ आएगा g/π²। ये 2 की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करो, क्योंकि वो सिंपल पेंडुलम है तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला तो यही लगेगा। टाइम पीरियड की वैल्यू 2 डाल देंगे तो वैल्यू ये आ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है? लेंथ ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम is different on different planets, ठीक है। अर्थ पे याद रखो, है ना, ऑन अर्थ जो L है दैट इज नियरली इक्वल टू 1 मीटर, नियरली इक्वल टू 1 मीटर। 0.9 समथिंग आता है, 0.9 समथिंग, बट हम लोग उसको 1 मीटर ले सकते हैं, ठीक है। क्लियर विद दिस? हाँ, लेंथ ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम ऑन मून दैट इज 1/6 टाइम्स लेंथ ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम ऑन अर्थ। मून पे जो लेंथ आएगी सेकेंड्स पेंडुलम की वो 1/6 टाइम्स आएंगी, क्योंकि मून पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो 1/6 टाइम्स होता है। क्लियर विद दिस? तो ये कॉन्सेप्ट था सेकेंड्स पेंडुलम का, ओके। नाउ इसके अंदर अगला कॉन्सेप्ट जिसके ऊपर बेस्ड भी क्वेश्चंस आए थे, अभी कौन सा कलर? ग्रीन कलर ले लेते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग समर, है ना, समर में लेंथ चेंजेस, है ना, लेंथ एक्सपांशन होता है ना, ड्यू टू एक्सपांशन, है ना, एक्सपांशन तुम पूरा लिख लेना। लेंथ इंक्रीजेस, है ना, लेंथ इंक्रीज होती है ना, ये जो लेंथ है वो बढ़ता है। द रीजन इज एक्सपांशन, थर्मल एक्सपांशन, वो अलग टॉपिक है 11th का, तब हम लोग पढ़ेंगे, ओके। तो अगर लेंथ इंक्रीज होता है लेंथ क्या होता है? इंक्रीज। तो उस केस में ना व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज कि यहां पे अगर लेंथ इंक्रीज हो रहा है तो टाइम पीरियड इंक्रीजेस, देयरफॉर टाइम पीरियड इंक्रीजेस। टाइम पीरियड इंक्रीज का मतलब क्या है? ये देखो, ये एक ऑसिलेशन है ना, तो इसी को करने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा, है ना। यानी सिंपल पेंडुलम जो है स्लो हो जाएगा, है ना, पेंडुलम स्लोज डाउन, है ना, जिसके वजह से इट लूजेस टाइम, ठीक है। अगर 1% का इंक्रीज हुआ लेंथ में, तो जो लॉस होता है टाइम का एक दिन में, लॉस ऑफ टाइम इन 1 डे, है ना, डेल्टा टी इज लॉस ऑफ टाइम। डेल्टा टी यानी क्या? लॉस ऑफ टाइम इन 1 डे
दैट इज इक्वल टू 432 सेकेंड्स। 1% के लिए 432 सेकेंड लॉस होंगे। ये कैलकुलेशन है, ये अपने बुक में, अपने टेक्स्ट बुक का सॉल्व्ड क्वेश्चन है, तो वहां पे यही आंसर आया है। ठीक है, मेरा सजेशन है इतने कैलकुलेशंस, उसमें बहुत भयानक कैलकुलेशंस हैं, तो तुम सीईटी में मत करो, होने भी नहीं वाले, मेरे हिसाब से ये याद कर लो। ठीक है, 2% का इंक्रीज रहेगा तो लॉस ऑफ टाइम इन 1 डे दैट इज 864 सेकेंड्स, है ना। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। जनरली 1 और 2% के क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा नहीं आते। ठीक है अब इसका उल्टा क्या होगा, है ना, इसका उल्टा जो रहेगा वो क्या रहेगा, ड्यूरिंग विंटर, है ना, ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन। अब विंटर में कॉन्ट्रैक्शन होगा, लेंथ डिक्रीजेस। अब क्योंकि लेंथ डिक्रीज हो रहा है तो टाइम पीरियड भी डिक्रीज होगा। टाइम पीरियड डिक्रीज होगा यानी फटाफट ऑसिलेशन होंगे, कम टाइम में ऑसिलेशन होंगे, है ना। तो पेंडुलम जो है दैट स्पीड्स अप, ज्यादा ऑसिलेशन कर रहे हैं तो इट गेन्स टाइम। ठीक है, अगेन फॉर 1% डिक्रीज इन लेंथ, है ना, 1% इंक्रीज इन लेंथ है, हाँ ये लेंथ की बात चल रही है, तो गेन इन टाइम इन 1 डे सेम कैलकुलेशन आता है 432 सेकेंड्स का। ठीक है, 432 सेकेंड्स का सेम कैलकुलेशन है। ओके, आई होप तुमको ये समझा होगा। तो ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट याद कर लो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं एंगुलर एसएचएम में, है ना, एंगुलर एसएचएम। अब व्हाट इज एंगुलर एसएचएम? व्हेन द पाथ ऑफ ऑसिलेशन इज कर्व्ड। ओके, दैट इज नोन एज एंगुलर एसएचएम। ओके, तो लीनियर एसएचएम और एंगुलर एसएचएम में मैं टेबल ही लिख देता हूं, यानी तुमको समझ में आ जाएगा यहां पे, है ना। यहां पे मैं लीनियर एसएचएम की बातें करूंगा और यहां पे एंगुलर एसएचएम। क्योंकि एंगुलर एसएचएम को अपने को बहुत डिटेल में नहीं समझना है, एकदम उसके सिर्फ फॉर्मूलेज याद रखने हैं, है ना। लीनियर एसएचएम में फोर्स इज डायरेक्टली, रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x, या एक्सेलरेशन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। F stands for restoring force, A stands for acceleration। माइनस क्या इंडिकेट कर रहे हैं? डायरेक्शन अपोजिट है ना। ये हम लोग ऑलरेडी पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं। यहां पे, है ना, ये पहला पॉइंट हो गया। यहां पे फोर्स के जगह टॉर्क आएगा, तो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -θ, है ना। एंगुलर एक्सेलरेशन, है ना, अब ये तुमको समझेगा क्या, एंगुलर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -θ, है ना। फोर्स के जगह कौन आया? टॉर्क। एक्सेलरेशन के जगह एंगुलर एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट के जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, F इज इक्वल टू -kx आया था, तो यहां पे टॉर्क इज इक्वल टू -c θ आएगा, है ना। F क्या था? स्प्रिंग कांस्टेंट या फिर फोर्स कांस्टेंट, है ना। C जो है यहां पे रिस्टोरिंग कांस्टेंट, C को हम लोग क्या कहते हैं? रिस्टोरिंग कांस्टेंट। ठीक है, अब देखो यहां पे डिफरेंशियल इक्वेशन था d2x/dt² प्लस ω2x इक्वल टू 0 आया था, है ना। यहां पे क्या आएगा? d2θ/dt² प्लस ω2θ इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर हुआ? लास्ट कॉन्सेप्ट इसी में, कौन सा कलर रह गया? कौन सा रह गया भाई? रेड ले लेते, रेड ले लेते। यहां पे ω2 की वैल्यू k/m आई थी, ω2 की वैल्यू k/m लिखी थी हम लोगों ने, पिछले लेक्चर में जाके देखो। यहां पे ω2 की वैल्यू c/i आएगी, है ना। c के बारे में तो बताया, i यानी क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। तो यहां पे पिक्चर में आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
ठीक है, क्लियर हुआ सभी को ये कॉन्सेप्ट? ओके, तो इतना नोट डाउन कर लो। नाउ इसमें हम लोग एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, दैट इज कि यहां पे जो टॉर्क टाइम पीरियड होता है ना, टाइम पीरियड वो तो 2 पाई बाय ओमेगा रहेगा, है ना, ये तो हमको पता है। 2 पाई बाय टाइम पीरियड का फॉर्मूला तो 2 पाई बाय ओमेगा होता है। मैं ओमेगा की वैल्यू यहां से रूट सी बाय आई सब्सटीट्यूट करूं तो यहां पे ओमेगा का टाइम पीरियड का फॉर्मूला बन गया 2 पाई रूट आई बाय सी, है ना। तो ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद रखो, ठीक है, क्लियर। अब टॉर्क इज इक्वल टू सी थीटा होता है, मैग्नीट्यूड लिया तो यहां से, एंड टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा भी होता है ना। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि आई बाय सी जो है, आई बाय सी दैट इज थीटा बाय अल्फा, इसको मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन अल्फा बाय थीटा। व्हाट इज अल्फा? एंगुलर एक्सेलरेशन। व्हाट इज थीटा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो टाइम पीरियड का दूसरा फॉर्मूला बन गया 2 पाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा बाय थीटा, है ना, वेयर अल्फा बाय थीटा को हम लोग बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे डिफरेंशिएशन का एक और पॉइंट बना सकते क्या हम लोग, है ना, डिफरेंशिएशन का एक और पॉइंट बना लेंगे हम लोग। यहां पे टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई रूट ए बाय एक्स आएगा, है ना, और यहां पे टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई अपॉन रूट ए बाय थीटा आएगा, ठीक है, क्लियर, सभी को दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है ना। तो ये याद रखो, ठीक है, क्लियर विद दिस, ओके। ये भी एक फॉर्मूला a बाय एक्स, ए यानी क्या, एक्सेलरेशन, एक्स यानी क्या, डिस्प्लेसमेंट, तो ये पूरे टर्म को क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बार मैग्नेट इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, है ना, बार मैग्नेट जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट में डिटेल में आता है। अब क्योंकि अपने टेक्स्ट बुक में दिया है तो मैं सिर्फ बता दूंगा, जिन लोगों का वो चैप्टर हुआ है तो उनको फटाक से समझ में आ जाएगा, नहीं हुआ है तो टेंशन मत लो, जब ये टॉपिक चालू होगा मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट मैं उसमें समझा दूंगा। ऐसा एक मैग्नेटिक फील्ड रखा है, लगाया बी, ओके, उसमें ये बार मैग्नेट लगाया हम लोगों ने, रखा है ऐसा टेढ़ा, ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। अब ये बार मैग्नेट ऐसे एंगुलर ऑसिलेशन परफॉर्म करेगा, तो बार मैग्नेट का जो मोशन होता है ना, बार मैग्नेट का जो मोशन होता है मैग्नेटिक फील्ड में वो होता है एंगुलर एसएचएम। क्या होता है वो? एंगुलर एसएचएम, ठीक है। अब क्योंकि एंगुलर एसएचएम है तो यहां पे हम लोगों के जो फॉर्मूले हैं वो एंगुलर एसएचएम के ही लगेंगे। तो यहां पे टाइम पीरियड का फॉर्मूला आता है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ आई अपॉन म्यू बी, है ना। अब तुम्हारे लिए यहां पे जो जो भी टर्म्स आ रही है मैं सारी लिख देता हूं। आई यानी क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मैग्नेट, जिसका वैल्यू लेना है तुमको m l स्क्वायर बाई 12, क्योंकि वो एक रॉड है, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, ml स्क्वायर बाई 12। म्यू यानी क्या है? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, और बी यानी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, है ना। इसके अंदर कुछ स्पेशल केस भी है, वो मैं डिस्कस कर लेता हूं यहां पे, ठीक है। सबसे पहला स्पेशल केस जो है इसमें वो ये है कि दो मैग्नेट्स ऐसे ज्वाइंट है, लाइक पोल्स ज्वाइंट टुगेदर, है ना। और दूसरा स्पेशल केस जो है उसमें अपोजिट रहेगा, यानी अनलाइक पोल्स ज्वाइंट टुगेदर, है ना। यहां पे लाइक पोल्स ज्वाइंट है, यहां पे अनलाइक पोल्स ज्वाइंट है, ठीक है।
अब इसका म्यू का डायरेक्शन, इसका म्यू म्यू1 रहेगा, इसका म्यू म्यू2 रहेगा, दोनों सेम डायरेक्शन में। म्यू का डायरेक्शन मैं उस चैप्टर में पढ़ाऊंगा, इट इज ऑलवेज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, तो साउथ टू नॉर्थ दोनों का डायरेक्शन सेम है। यहां पे इसका डायरेक्शन म्यू1 का ऐसा है, इसमें म्यू2 का डायरेक्शन ऐसा है, साउथ टू नॉर्थ, अपोजिट है। तो दोनों केस में देखो टाइम पीरियड का फॉर्मूला देखो क्या आएगा यहाँ पे, है ना, कौन सा कलर लेते हैं, ब्लू। इसका टाइम पीरियड आएगा 2 पाई रूट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की एडिशन कर लो, और क्योंकि दोनों का म्यू सेम डायरेक्शन में है तो म्यू1 प्लस म्यू2 इंटू बी। यहां पे टाइम पीरियड का फॉर्मूला आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की तो एडिशन ही होगी, लेकिन डायपोल मोमेंट की सब्ट्रैक्शन होगी इंटू बी। तो ये हो गया इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला। क्लियर हुआ? हाँ, दोनों बी मैग्नेटिक फील्ड में रखे हैं। क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट है बार मैग्नेट इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का। नेक्स्ट आते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन, है ना। डैम्प्ड ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है ना, ऑसिलेशंस ऑफ डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड, है ना। ऐसे ऑसिलेशंस जिनका एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम होगा, है ना। अब ये ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिसिपेटिव फोर्सेस, है ना। अब डिसिपेटिव फोर्सेस क्या क्या होते हैं? पहला है फ्रिक्शन, है ना। पहला डिसिपेटिव फोर्स क्या है? फ्रिक्शन। दूसरा डिसिपेटिव फोर्स क्या है? एयर रेजिस्टेंस या फिर ड्रैग। और तीसरा डिसिपेटिव फोर्स जो है ना, दैट इज तीसरा जो है विस्कोसिटी। जनरली ये 3 डिसिपेटिव फोर्सेस होते हैं जिसके वजह से एनर्जी कम होती है, एम्पलीट्यूड भी कम होता है, ठीक है। तो अगर समझ लो एक हमारे पास में डैम्प्ड ऑसिलेशन का सिस्टम दिया है ना, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसका इक्वेशन रहेगा a e⁻−bt/2m, है ना। एक काम करते हैं, पहले तो उस पर लगने वाले फोर्सेस बता देता हूं, ये रुक जाते हैं, है ना। तो मैं एक सिस्टम बना देता हूं। एक मैंने कंटेनर लिया, उसके अंदर समझ लो, इमेजिन करो कि ऐसा पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब एक रिजिड सपोर्ट से एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, वो एक एम मास को कनेक्टेड है ना। और ये एम मास को हम लोगों ने एक ऐसा वेन कनेक्ट किया है ना, वेन, VANE। तो अभी होता क्या है ना कि जैसे ही मास नीचे जाएगा, मास कहां जाएगा? स्प्रिंग को खींचते हुए नीचे, तो ये वेन किस पे गिरेगा? पानी पे। पानी उसके मोशन को, या लिक्विड उसके मोशन को अपोज करेगा, अप थ्रस्ट लगाएगा। क्या लगाएगा? अप थ्रस्ट। तो इसका मोशन धीरे धीरे अपोज होगा, तो अप थ्रस्ट यहां पे किसके जैसा एक्ट करेगा? डिसिपेटिव फोर्स के जैसा इस केस में एक्ट करेगा। तो तुमको क्या पता होना चाहिए इस केस में? तुमको पहली चीज जो पता होना चाहिए वो होता है, जो स्प्रिंग फोर्स होता है वो तो -kx होता है। अब इस पे एक नया फोर्स लग रहा है जिसको हम लोग डैम्पिंग फोर्स कहते हैं, FD, डैम्पिंग फोर्स। व्हाट इज FD? डैम्पिंग फोर्स। तो ये जो डैम्पिंग फोर्स लगेगा ये -BV लगेगा, वेयर B इज नोन एज डैम्पिंग कांस्टेंट। सर ये नई नई चीजें आ रही है, ये हमको सिर्फ याद रखना है। इसके इक्वेशंस आ सकते हैं, इसके इक्वेशंस आ सकते हैं सीईटी में, इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, और जो आए हैं मैं वो PYQ में डिस्कस करूंगा, बस उतना ही ध्यान में रखना। ओके, क्लियर विद दिस? तो 2 फोर्स लगेंगे जो इसके मोशन को अपोज करेंगे, एक स्प्रिंग फोर्स और एक डैम्पिंग फोर्स, ठीक है। ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, ये मैंने अभी पढ़ाया। B यानी क्या है? डैम्पिंग कांस्टेंट। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन आने वाला है वो क्या आएगा?
ए ई टू द पावर माइनस बी टी बाई 2m कॉस ओमेगा डैश टी प्लस अल्फा। ठीक है, ये याद रखो। ओके, ये पहली चीज याद रखना है। दूसरा इसका जो है डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, इसका हम लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन याद रखना है ना। इसका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? इसका डिफरेंशियल इक्वेशन है m डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस बी डी एक्स बाई डी टी प्लस के एक्स इक्वल टू 0। ये इसका डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके ये एक्स का इक्वेशन आता है। ठीक है, हर ऑसिलेटरी सिस्टम का एक डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। हमने देखा लीनियर एसएचएम का डिफरेंशियल इक्वेशन अभी हम लोगों ने देखा था, है ना। ये देखो, ये देखा था लीनियर एसएचएम का, एंगुलर एसएचएम का देखा था। तो डैम्प्ड ऑसिलेशंस का, डैम्प्ड एसएचएम्स का डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा आता है। ठीक है, यहां पे ओमेगा डैश का फॉर्मूला क्या आएगा, है ना। अब इसका फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ के बाई एम माइनस बी बाई ट्वाइस एम होल स्क्वायर। ये हो गया इसके ओमेगा डैश का फॉर्मूला। यहां पे ओमेगा डैश कितना आया था, रूट के बाई एम, ओमेगा सॉरी ओमेगा कितना है यहां पे, रूट के बाई एम। यहां पे रूट के बाई एम तो है ही है, माइनस बी बाई ट्वाइस एम होल स्क्वायर भी है। ठीक है, और टाइम पीरियड का कितना आ जाएगा फिर, 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ के बाई एम माइनस बी बाई ट्वाइस एम होल स्क्वायर, 2 पाई बाय ओमेगा डैश। ठीक है, तो इतनी चीजें हमको पता होनी चाहिए। लास्ट कॉन्सेप्ट आज का, फ्री ऑसिलेशन, फोर्स्ड ऑसिलेशंस और रेजोनेंस, है ना। फ्री ऑसिलेशन क्या होते हैं, ठीक है। फ्री ऑसिलेशंस यानी क्या, है ना, ऑसिलेशंस in absence of एक्सटर्नल फोर्स, है ना। बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है और जो ऑसिलेशन हो रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री ऑसिलेशन, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल तुमने झूला लिया, ऐसा पीछे लेके छोड़ दिया और तुम्हारा दोस्त तुमको पीछे से धक्का नहीं मार रहा, तो तुम झूलोगे, है ना। तो ये जो ऑसिलेशन रहेंगे वो क्या रहेंगे, फ्री ऑसिलेशन, है ना। फ्री ऑसिलेशन में जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन होती है उसको हम लोग नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। लेकिन तुमको पता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डेसिपेटिव फोर्सेस, है ना, क्योंकि दुनिया में डेसिपेटिव फोर्सेस तो हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डेसिपेटिव फोर्सेस फ्री ऑसिलेशंस डाइज आउट। डाइज आउट का मतलब क्या है, वो खत्म हो जाते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल एक रस्सी से बॉल लगाया, उसको पकड़ के छोड़ा, तो धीरे धीरे उसका क्या कंप्लीट, धीरे धीरे उसका क्या कम होगा, हाँ, तो मैं कह रहा था कि यहां पे धीरे धीरे उसके ऑसिलेशन कम हो जाएंगे, है ना। वो उसको बांध के अगर तुम छोड़ दिए तो धीरे 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 वो कम हो जाएंगे, है ना। लेकिन हम चाहते हैं कि उसके ऑसिलेशन खत्म ना हो। अगर हम चाहते हैं कि उसके ऑसिलेशन खत्म ना हो, वो जिंदगी भर तक ऑसिलेट करता रहे, तुम्हारा दोस्त जो झूल रहा था, तुम चाहते हो कि हमेशा झूलता रहे, तो तुमको उसको पीछे से धक्का मारना पड़ेगा, है ना। तो तुम किसके जैसे बिहेव कर रहे हो, एक एक्सटर्नल फोर्स के जैसे बिहेव कर रहे हो। तुम हो एक एक्सटर्नल फोर्स, और उसके जो ऑसिलेशन जो पहले क्या थे, फ्री ऑसिलेशन, अब वो क्या बन गए, फोर्स्ड ऑसिलेशन, है ना। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फोर्स्ड ऑसिलेशन। ठीक है, सो व्हाट आर फोर्स्ड ऑसिलेशन, ऑसिलेशंस इन प्रेजेंस ऑफ external
पीरियोडिक फोर्स, है ना, क्योंकि तुमको पीरियोडिकली उसको धक्का मारते रहना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर, तुमको पीरियोडिकली उसको धक्का मारते रहना पड़ेगा, तभी वो ऑसिलेट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। अब इसमें जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है, दैट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, ठीक है, क्लियर, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। इसके अंदर एक चीज याद रखो, है ना, बॉडी की खुद की एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, तो जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, है ना, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। जितना ज्यादा डिफरेंस उतना एम्पलीट्यूड कम, ओके, किसके बीच का डिफरेंस, नेचुरल फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, इनके बीच का डिफरेंस जितना ज्यादा रहेगा उतना एम्पलीट्यूड कम, जितना डिफरेंस कम उतना एम्पलीट्यूड ज्यादा, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है, कैसा, कि जो डिफरेंस है बिटवीन नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, ये जीरो हो जाए, है ना, यानी नेचुरल फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, दो फ्रीक्वेंसी हो गई, ये क्या हो गई, जीरो। ये कब जीरो होंगी, या फिर है ना, नेचुरल फ्रीक्वेंसी दैट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। अगर ऐसा होता है तो इस केस में एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ये मैक्सिमम रहेंगे, ये कैसे रहेंगे, मैक्सिमम, और इस फेनोमेनन को हम लोग रेजोनेंस कहते हैं, क्या कहते हैं, रेजोनेंस। यानी रेजोनेंस क्या है, जब एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैच हो गई, सेम हो गई, डिफरेंस जीरो हो गया, तो बॉडी वाइब्रेट्स विथ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, भर भर के ऑसिलेशन होंगे, है ना, और ये फेनोमेनन को हम लोग क्या कहते हैं, रेजोनेंस, है ना, क्लियर हुआ। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस। तो यहां पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ये काफी बड़ा लेक्चर हो गया था, इसलिए मुझे पता था कि ये लेक्चर बहुत बड़ा होने वाला है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो है ये इंक्लूड नहीं किए थे, क्या कहते हैं उसको, एमसीक्यूज में आगे नेक्स्ट लेक्चर में, यानी कल के लेक्चर में इंक्लूड करूंगा, है ना। चलो अब मिलते हैं कल, टिल देन बाय एवरीवन।